बंगाल, एक ऐसी धरती जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने कविताएं लिखी, जहां विवेकानंद ने दुनिया को जगाया, जहां सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का सपना देखा। वो बंगाल जो कभी पूरे हिंदुस्तान की रोशनी था, आज उसी बंगाल की सड़कों पर खून बहता है। आज उसी बंगाल के नौजवान के पास काम नहीं है। आज उसी बंगाल की बेटियां रात को अकेले निकलने से डरती हैं। ये कैसे हुआ? वो बंगाल जिसकी पर कैपिटा इनकम कभी पूरे देश में सबसे ऊंची थी, वो बंगाल जहां टाटा जैसे उद्योगपति फैक्ट्री लगाना चाहते थे, वो बंगाल जो भारत का इंडस्ट्रियल क्राउन था, उसे किसने तोड़ा? एक औरत थी, सफेद साड़ी पहनती थी, खुद को दीदी कहलवाती थी, और 15 साल तक उसने जो किया वो इस देश का सबसे बड़ा धोखा था। घोटाले, गुंडागर्दी, खून, झूठ। और जब एक बेटी की लाश हॉस्पिटल में मिली, तब बंगाल जागा, तब बंगाल उठा, तब बंगाल ने हिसाब मांगा। जो बंगाल ने सहा, जो बंगाल ने खोया, और जो बंगाल ने आखिर में पाया। रुकिए मत, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अंधेरे में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाएंगे बंगाल के उत्थान से पतन तक की कहानी, ममता दीदी की सरकार से बीजेपी सरकार तक की कहानी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोलकाता, जो कभी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था, वो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक सपना था, एक जीती जागती तहजीब था, एक ऐसी धरती जहां से पूरे देश की रोशनी निकलती थी। आजादी के बाद जब भारत खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तब बंगाल पहले से खड़ा था। हावड़ा का इंजीनियरिंग हब, दुर्गापुर का स्टील प्लांट, हल्दिया का बंदरगाह, हजारों जूट मिल्स, केमिकल फैक्ट्रीज, ये सब बंगाल की ताकत थे। देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेस यही था। कोलकाता की सड़कों पर एक जमाने में बड़े बड़े उद्योगपति चलते थे, टाटा, बिरला। इन नामों की जड़ें बंगाल से जुड़ी थीं। देश का पहला मेट्रो यहां चला, देश की पहली फिल्म इंडस्ट्री यहां पली, देश की पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी यहां बनी। बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, बंगाल भारत का दिल था। लेकिन जो दिल एक बार टूट जाए, उसे जोड़ने में पूरी उम्र लग जाती है। बंगाल को किसी दुश्मन ने नहीं तोड़ा, बंगाल को उन्होंने तोड़ा जो खुद को उसका रखवाला कहते थे। साल 1977 लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया, ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। शुरुआत में लगा शायद ये अलग होगा, गरीबों की बात होगी, मजदूरों की बात होगी। लेकिन जो हुआ वो बंगाल के लिए अभिशाप बन गया। 34 साल तक एक ही पार्टी, एक ही सोच, एक ही ढर्रा। फैक्ट्रीज बंद होने लगी, इन्वेस्टर्स भागने लगे, ट्रेड यूनियन के नाम पर काम ठप करवाया जाने लगा। जो उद्योगपति बंगाल में पैसा लगाना चाहता था, उसे पहले पार्टी को खुश करना पड़ता था। धीरे धीरे बंगाल की इंडस्ट्री गुजरात चली गई, महाराष्ट्र चली गई, तमिलनाडु चली गई, और बंगाल रह गया सिर्फ नारों के साथ। फिर आया वो पल जो बंगाल की तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ था। टाटा ग्रुप ने बंगाल में नैनो कार फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। सिंगूर में जमीन मिली, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, लाखों नौकरियों की उम्मीद, एक पूरी नई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत। लेकिन एक औरत को यह मंजूर नहीं था, ममता बनर्जी। उन्होंने सिंगूर में धरना दिया, आंदोलन किया, जमीन अधिग्रहण को रोका। महीनों तक राजनीति चलती रही और आखिरकार टाटा को बंगाल छोड़ना पड़ा। नैनो फैक्ट्री गुजरात के साणंद में चली गई। उस दिन बंगाल ने सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं खोई, उस दिन बंगाल ने अपना भविष्य खोया। हर वो इन्वेस्टर जो बंगाल में आना चाहता था, उसने सिंगूर देखा और वापस चला गया। मैसेज साफ था, बंगाल में इंडस्ट्री सेफ नहीं है। लेकिन ममता को इसकी परवाह नहीं थी, उन्हें परवाह थी सत्ता की। साल 2011 लेफ्ट का 34 साल का राज खत्म हुआ। बंगाल की जनता बदलाव चाहती थी। ममता बनर्जी परिवर्तन का नारा लेकर आई। लोगों ने उन्हें भारी बहुमत दिया। उम्मीद थी अब बंगाल बदलेगा। बंगाल बदला, लेकिन बेहतर नहीं हुआ। लेफ्ट का एक तानाशाही राज खत्म हुआ और उसकी जगह आया एक और तानाशाही राज। बस फर्क इतना था, इस बार तानाशाह एक औरत थी। इस बार तानाशाह सफेद साड़ी पहनती थी।
इस बार तानाशाह खुद को दीदी कहलवाती थी और दीदी के राज में बंगाल ने जो देखा वो लेफ्ट के 34 सालों से भी ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि लेफ्ट ने बंगाल की इकोनॉमी बर्बाद की, ममता ने बंगाल की आत्मा बर्बाद की। गुंडा राज, खून की राजनीति सत्ता मिलते ही ममता बनर्जी ने एक काम सबसे पहले किया, विरोध की आवाज बंद करना। बंगाल में कोई नया कानून नहीं आया, कोई नया आदेश नहीं आया, बस एक संदेश गया, टीएमसी का विरोध करने वालों की खैर नहीं। और उस संदेश को जमीन पर उतारने के लिए तैयार थे टीएमसी के गुंडे। हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में। यह कोई छुपी हुई बात नहीं थी, यह खुलेआम होता था, दिन दहाड़े, सबके सामने। और पुलिस देखती रहती थी, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं की थी। फ्री बीज का जाल ममता सरकार ने एक तरफ गुंडागर्दी चलाई और दूसरी तरफ चलाई फ्री बीज की राजनीति। लक्ष्मी भंडार, महिलाओं को हर महीने पैसे, द्वारे सरकार, घर के दरवाजे पर सरकारी योजनाएं, कन्याश्री, लड़कियों को पैसे, स्वास्थ्य साथी, हेल्थ कार्ड। नाम सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जरा रुकिए, ये पैसे आ कहां से रहे थे? बंगाल पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। 2011 में जब ममता आई तब कर्ज था लगभग 2 लाख करोड़ और उनके राज में ये बढ़ते बढ़ते 6 लाख करोड़ के पार चला गया। यानी हर बंगाली के सिर पर कर्ज, हर बच्चे के सिर पर कर्ज, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ उसके सिर पर भी कर्ज। लेकिन ममता को इलेक्शन जीतना था, तो फ्रीबीज चलती रहीं, रोड्स नहीं बनी, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं थे, स्कूल्स में टीचर्स नहीं थे, इंडस्ट्री नहीं आई, जॉब्स नहीं थी। लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले हर घर में पैसे पहुंच जाते थे। ये डेवलपमेंट नहीं था, ये जनता को खरीदना था। और जब फ्री बीज के लिए पैसे कम पड़े तो घोटाले शुरू हुए। शारदा चिट फंड स्कैम, लाखों गरीब लोगों की जमा पूंजी डूब गई, विधवाओं की सेविंग्स गई, मजदूरों की कमाई गई और टीएमसी के नेता उस पैसे पर मौज करते रहे। रोज वैली स्कैम, फिर वही कहानी, फिर वही गरीब, फिर वही नेता। नारदा स्टिंग ऑपरेशन, हिडन कैमरा में टीएमसी के नेता खुलेआम रिश्वत लेते दिखे, करोड़ों रुपए थैलियों में, बिना किसी शर्म के। कोल स्कैम, बंगाल की खदानों से अवैध कोयला। अनुब्रत मंडल, टीएमसी का बड़ा नेता, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कैटल स्मगलिंग, बांग्लादेश बॉर्डर से गायों की तस्करी, करोड़ों का खेल और टीएमसी के नेता बीच में। और फिर आया सबसे बड़ा घोटाला, एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम। बंगाल के हजारों बेरोजगार नौजवानों ने सरकारी टीचर बनने के लिए एग्जाम दिया, पास भी हुए, मेरिट लिस्ट में नाम भी आया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि नौकरियां बिक रही थी। पैसे दो, नौकरी लो, योग्यता की जरूरत नहीं, मेरिट की जरूरत नहीं, बस टीएमसी को पैसे चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी के घर और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने छापा मारा। जो मिला वो देखकर पूरा देश हैरान रह गया। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, नोटों के बंडल, बैग भर भर के, अलमारियां भरी हुई। ये पैसा था उन नौजवानों का जिन्होंने सपना देखा था कि वो टीचर बनेंगे। पार्थ चटर्जी जेल गए, लेकिन उन हजारों नौजवानों का क्या, जिनकी उम्र बीत गई, जिनके सपने टूट गए, जिन्होंने कोर्ट्स के चक्कर काटे, जिन्होंने सड़कों पर धरने दिए, उनका कोई हिसाब नहीं। खून की राजनीति, लेकिन जो सबसे दर्दनाक था वो था खून। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस कोई नई बात नहीं थी, लेफ्ट के जमाने में भी होती थी, लेकिन ममता के राज में ये एक सिस्टम बन गई। विरोध करो, मारे जाओगे, बीजेपी का झंडा थामो, मारे जाओगे, दूसरी पार्टी को वोट दो, घर जला दिया जाएगा। 2018 पंचायत इलेक्शन, बीजेपी ने कैंडिडेट्स उतारने की कोशिश की, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म्स भरने भी नहीं दिए गए। टीएमसी के गुंडों ने इलेक्शन ऑफिस के बाहर खड़े होकर बीजेपी वर्कर्स को भगाया। जो नहीं भागा उसे मारा गया। पूरे बंगाल में हजारों सीटों पर टीएमसी निर्विरोध जीत गई। अभिजीत सरकार, मनीष शुक्ला, देवेंद्र नाथ राय, दुलाल कुमार और ऐसे सैकड़ों नाम जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने मार डाला, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने गलत पार्टी को चुना था। इन परिवारों के पास आज भी सिर्फ तस्वीरें हैं और तस्वीरों के सामने जलती अगरबत्ती। आरजी कर, वो रात जिसने बंगाल को जगा दिया। 2024 कोलकाता, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, वहां एक ट्रेनी डॉक्टर थी, रात की ड्यूटी थी, वो अपना काम कर रही थी। सुबह उसकी लाश मिली, बलात्कार, हत्या, हॉस्पिटल के अंदर। पूरा बंगाल सड़कों पर आ गया।
डॉक्टर्स ने काम बंद किया, स्टूडेंट्स ने मार्च किया, महिलाएं रात को मोमबत्तियां लेकर निकली और ममता सरकार ने क्या किया? एविडेंस मिटाने की कोशिश की, आरोपी को बचाने की कोशिश की, डॉक्टर्स को धमकियां दी, प्रोटेस्टर्स पर लाठियां चलाईं। एक बेटी का न्याय मांगना भी बंगाल में गुनाह था। यह था ममता का बंगाल, जहां गुंडे खुले घूमते थे, जहां नेता करोड़ों लूटते थे, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, जहां विरोध की आवाज को खून से दबाया जाता था। लेकिन खून से आवाजें दबती नहीं, वो और बुलंद होती हैं, और बंगाल की आवाज भी बुलंद होने वाली थी। हारना आसान होता है, टूट जाना और भी आसान होता है, लेकिन जो हार कर भी नहीं टूटा वो इतिहास लिखता है। बीजेपी ने बंगाल में यही किया। 2019 लोकसभा इलेक्शन, पूरे देश में मोदी लहर थी, लेकिन बंगाल में बीजेपी के लिए यह सिर्फ लहर नहीं थी, ये एक करवट थी, एक जागरण था। बीजेपी ने बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीती। ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो बंगाल जहां बीजेपी का कोई नाम नहीं था, वहां अचानक 18 सांसद। टीएमसी हिल गई, ममता घबरा गई, और घबराहट में उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करती थी, हिंसा। 2019 के बाद बीजेपी वर्कर्स पर हमले तेज हो गए, घर जलाए गए, दफ्तर तोड़े गए, कार्यकर्ताओं को मारा गया, लेकिन बीजेपी रुकी नहीं। शुभेंदु अधिकारी, वो नाम जिसने खेल बदल दिया 2020 का आखिर। टीएमसी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक शुभेंदु अधिकारी बेचैन थे। शुभेंदु कोई छोटा नेता नहीं था, नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा, ममता का सबसे भरोसेमंद। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिस जिले में जाता था वहां टीएमसी जीतती थी, लेकिन शुभेंदु ने देखा ममता का दरबार अब भतीजे अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द सिमट रहा है। पुराने नेताओं को किनारे किया जा रहा है, पार्टी एक परिवार की जागीर बन रही है। और शुभेंदु ने फैसला किया। दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ी, बीजेपी में शामिल हुए, और उनके साथ आए दर्जनों टीएमसी विधायक, नेता, कार्यकर्ता। बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने ऐलान किया, नंदीग्राम से ममता के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। वो नंदीग्राम जो शुभेंदु का गढ़ था, जो ममता की राजनीति की नींव था, जहां से ममता का उदय हुआ था। 2021 असेंबली इलेक्शन, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, अमित शाह का घर घर कैंपेन, जेपी नड्डा का बंगाल दौरा, सोनार बंगला का सपना, असल पोरिबोर्तन का नारा। पूरे देश की निगाहें बंगाल पर थीं, और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में डटे थे। चुनाव हुए, रिजल्ट्स आए। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया। ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, ये एक प्रतीक था, ये एक संदेश था। ये साबित हो गया था कि ममता को हराया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स में बीजेपी पिछड़ गई। 294 सीटों में बीजेपी को मिली 77 सीटें। टीएमसी ने 214 सीटें जीती। ममता फिर मुख्यमंत्री बन गई। बीजेपी का सपना टूट गया। 2 मई 2021 बंगाल का सबसे काला दिन। रिजल्ट्स आते ही टीएमसी के गुंडे सड़कों पर आ गए। ये जश्न नहीं था, ये बदला था। बीजेपी वर्कर्स के घर जलाए गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बच्चों को मारा गया, सैकड़ों परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। बीजेपी के दफ्तर तोड़े गए, कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। पूरे बंगाल में खून था, और ममता सरकार देखती रही। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन जो जा चुका था वो वापस नहीं आया। जो जाने गई थी वो वापस नहीं आई। हार के बाद जब असली लड़ाई शुरू हुई, 77 सीटें, बीजेपी के पास बस यही था। कोई सरकार नहीं, कोई मंत्रिमंडल नहीं, कोई सत्ता नहीं, बस 77 विधायक और शुभेंदु अधिकारी, ऑपोजिशन लीडर। बहुत लोगों ने सोचा अब बीजेपी बंगाल में खत्म हो जाएगी, कार्यकर्ता टूट जाएंगे, नेता वापस टीएमसी में चले जाएंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने असेंबली में हर घोटाले को उठाया। एसएससी स्कैम पर बोले, आरजी कर पर बोले, कैटल स्मगलिंग पर बोले, कोल स्कैम पर बोले। बूथ बूथ तक संगठन बनाया गया। गांव गांव में कार्यकर्ता तैयार किए गए। हर जिले में नेतृत्व खड़ा किया गया। यह काम कैमरों के सामने नहीं होता था। यह काम होता था गर्मी में, बारिश में, रात को, अकेले। लेकिन यह काम हो रहा था, और इसी काम की नींव पर एक दिन इतिहास लिखा जाने वाला था। क्योंकि बंगाल की जनता थक चुकी थी, गुंडागर्दी से थक चुकी थी, घोटालों से थक चुकी थी,
खून की राजनीति से थक चुकी थी, और जब जनता थक जाती है तो वो बदल देती है। वो वक्त आने वाला था। 4 मई 2026 वो तारीख है, लेकिन इस तारीख को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। वो चिंगारी जिसने आग लगाई 2024 कोलकाता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस रात के बाद बंगाल बदल गया था। और ममता सरकार, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को गुंडा कहा, डॉक्टर्स को धमकियां दी, एविडेंस से छेड़छाड़ के आरोप लगे। कोर्ट ने सरकार को फटकारा, सीबीआई जांच में खामियां निकली। न्याय नहीं मिला, लेकिन गुस्सा मिला। वो गुस्सा जो 2026 तक सुलगता रहा। जनता का मन बदल रहा था। एसएससी स्कैम के हजारों पीड़ित अभी भी कोर्ट्स के चक्कर काट रहे थे। बेरोजगार नौजवान अभी भी नौकरी के इंतजार में थे। पोस्ट पोल वायलेंस के पीड़ित परिवार अभी भी न्याय मांग रहे थे। उद्योग नहीं थे, जॉब्स नहीं थी, रोड्स टूटी थी, हॉस्पिटल्स में दवाएं नहीं थी, स्कूल्स में टीचर्स नहीं थे, लेकिन फ्रीबीज थी। और जनता समझ चुकी थी कि फ्रीबीज डेवलपमेंट नहीं होती, फ्रीबीज भीख होती है। बीजेपी ने 2026 में वो गलतियां नहीं की जो 2021 में हुई थी। 2021 में बाहर से नेता आए थे, बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी, लेकिन ग्राउंड पर पकड़ कमजोर थी। 2026 में जमीन से काम किया गया। हर बूथ पर ट्रेंड कार्यकर्ता थे, हर गांव में बीजेपी का चेहरा था। हर पीड़ित परिवार को लगा कि कोई उनके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में रैलियां की, लेकिन इस बार बात सिर्फ नारों की नहीं थी। बात थी आरजीकर की बेटी की, बात थी एसएससी के नौजवानों की, बात थी उन वर्कर्स की जिनके घर जलाए गए थे। जनता को लगा ये हमारी बात कर रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आया, टीएमसी घबराने लगी। ममता की रैलियों में भीड़ कम होने लगी। टीएमसी के नेता आपस में लड़ने लगे। कई नेताओं ने पाला बदलना शुरू किया। ममता ने आखिरी दाम खेला, धमकियां, पैसे, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन सख्त था। सेंट्रल फोर्सेस हर बूथ पर थीं, कैमरे थे, ऑब्जर्वर्स थे। वो गुंडागर्दी जो 2021 में हुई थी, वो 2026 में नहीं हो सकती थी। और जब गुंडागर्दी नहीं हुई तो जनता का असली वोट सामने आया। 4 मई 2026 वो सुबह जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। पहला ट्रेंड, बीजेपी आगे। दूसरा ट्रेंड, बीजेपी बहुत आगे। तीसरा ट्रेंड, बीजेपी इतिहास बना रही है। एक एक सीट आती गई, एक एक जिला बीजेपी के रंग में रंगता गया। वो जिले जहां बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां से बीजेपी के विधायक जीत रहे थे। वो सीटें जिन्हें टीएमसी का गढ़ समझा जाता था, वो टूट रही थीं। ममता बनर्जी की सीट, वो भी गई। 15 साल की सत्ता एक दिन में खत्म। बीजेपी ने बंगाल में सरकार बना ली। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर हजारों लोग जमा थे। कोई नाच रहा था, कोई रो रहा था, कोई बस खड़ा था, आंखें बंद किए जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। और उस भीड़ में कहीं थीं वो माएं जिनके बेटे 2021 में मारे गए थे, जिन्होंने सोचा था शायद न्याय नहीं मिलेगा, जिन्होंने सोचा था शायद बंगाल ऐसे ही रहेगा। उनकी आंखों में आंसू थे। शुभेंदु अधिकारी जब स्टेज पर आए तो उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत उनकी है, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी। अब जिम्मेदारी बड़ी है। 6 लाख करोड़ का कर्ज है, उद्योग बंद हैं, नौजवान बेरोजगार हैं। न्याय का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि बंगाल की मिट्टी में विवेकानंद का जोश है, टैगोर की संवेदना है, बोस का जज्बा है। वो बंगाल जो टूटा था वो फिर उठेगा। आपने उस हर इंसान की कहानी सुनी जो हारकर भी नहीं टूटा। ये है बंगाल की वापसी। दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।